अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कंपोस्टिंग एंड इट्स टाइप के बारे में बताया था। कंपोस्टिंग क्या होता है और ये कितने किस्म का होता है, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में मैंने बताया था आपको। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग या खाद साजी के तरीक़े। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो ये कंपोस्ट बनाने का तरीका होता है, ये नॉर्मली पिट्स बनाए जाते हैं, कुछ गड्ढे जैसा बनाया जाता है और उसके अंदर फिर जितना भी मैंने आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या ग्रीन मैन्योर्स के बारे में या एनिमल मैन्योर के बारे में बताया था, उसका इस्तेमाल किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए। तो पहले जो मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी वो है इंदौर मेथड। इंदौर मेथड या इंदौर तरीका ये सर एल्बर्ट हॉवर्ड ने बताया था लगभग 1924-1931 के दरमियान। और ये जो कंपोस्टिंग मेथड है ये एरोबिक कंपोस्टिंग पर यू कैन से डिपेंड करता है, मतलब हवाबाश खादसाजी पर। और इसमें ऑक्सीजन की फराहमी डिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है और उसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन का काम करते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। खैर, तो इस मेथड में क्या होता है उससे पहले हम स्टडी करेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पिट्स के ज़रिए कंपोस्ट बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो पिट्स होते हैं या गड्ढे होते हैं उनकी कैसे तैयारी की जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ पिट्स या गड्ढों की तैयारी, इसके लिए सबसे पहले मुनासिब साइज़ पिट्स का ज़रूरी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो पिट्स का साइज़ है वो लगभग हमने 1 मीटर गहरा, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 1 से 1.5 मीटर लंबा, तो ये कुछ इस तरीके का शेप पिट्स का बनना है। क्योंकि ये एरोबिक कंपोस्टिंग है तो ये अबव ग्राउंड कंपोस्टिंग रहेगी, तो ग्राउंड के ऊपर पिट्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा फिलिंग ऑफ द पिट्स। अब इन पिट्स में हम किस तरीके का मटेरियल फिल करते हैं जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो या कंपोस्ट तैयार हो। तो इसको भरने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है इसके बॉटम एरिया में और इसके साइड्स में, चारों तरफ की दीवारों पर इसके साइड्स पे क्या होता है, एक स्लरी का पेस्ट लगाया जाता है, प्लास्टर किया जाता है। तो स्लरी क्या है? स्लरी है एक्चुअली एनिमल जो डंग है, एनिमल डंग प्लस एनिमल यूरिन प्लस वाटर, जो इसका मिक्सचर होता है इन चीज़ों का, ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर मिलाकर बनता है स्लरी। इसे हम स्लरी बोलते हैं। तो पिट्स को पहले हम नीचे से और चारों तरफ उसके अतराफ में ये स्लरी का एक प्लास्टर लगा देंगे और ये प्लास्टर जो है इस्तेमाल किया जाता है कंपोस्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाला जितना भी मटेरियल है उसमें नमी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तीन चीज़ों का मिलाकर स्लरी बनाया जाता है और इसका एक प्लास्टर इसके आसपास और नीचे की तरफ लगाया जाता है। अगर ये मटेरियल ना अवेलेबल हो तो क्या होता है, टॉप सॉइल जो अवेलेबल होती है, जो सबसे ऊपर वाली टॉप सॉइल होती है, सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको पानी में मिक्स करके उसका भी पेस्ट प्लास्टर के तौर पे इन पिट्स में नीचे बिछाया जा सकता है और साइड्स पे लगाया जा सकता है। भरने के बाद इसको नीचे स्लरी लगाने के बाद नेक्स्ट होता है लेयरिंग ऑफ द पिट्स, या पिट्स को भरने के लिए जो परतें लगाई जाती हैं। अब कंपोस्ट का जो पिट होता है उसके अंदर 3 परतें भरी जाती हैं, 1, 2 and 3 परत भरी जाती हैं, जिसमें जो पहली परत होती है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचाई की होती है। इसमें क्या इस्तेमाल होता है, इस परत में सूखा ड्राई वेस्ट मटेरियल, प्लांट मटेरियल, जो खुश्क प्लांट मटेरियल होता है उसका मिक्सचर जो है वो मिट्टी में मिलाकर नीचे की तरफ परत एक बना के 20 से 25 सेंटीमीटर परत नीचे बिछाई जाती है। ये होती है पहली परत। दूसरी परत होती है वो नमी प्रोवाइड करने वाली या मॉइस्ट परत होती है। इस परत में क्या होता है, जो प्लांट मटेरियल है, जितना भी सूखा वेस्ट मटेरियल हार्वेस्टिंग के बाद जो फार्म पे रह जाता है, या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डैमेज्ड पार्ट्स, या पेड़ों के तने, या कुछ भी ऐसे प्लांट पार्ट्स जो वेस्ट मटेरियल है या पत्तियां हैं, ये सारा मटेरियल मिट्टी के साथ मिलाकर मॉइस्ट लेयर एक बिछाई जाती है, मॉइस्ट लेयर बिछाई जाती है। और ये दूसरी परत जो होती है ये भी 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जो तीसरी परत होती है, थर्ड लेयर होती है, वो सबसे ऊपर बिछाई जाती है और ये परत जो है ये एनिमल मैन्योर की होती है। ये एनिमल मैन्योर काऊ डंग का हो सकता है,
हॉर्स डंग का हो सकता है, शीप डंग हो सकता है, और इसमें मिट्टी मिलाकर पुराना कंपोस्ट भी इस्तेमाल करके या कुछ राख मिला के ये सबसे ऊंची परत सबसे ऊपर की परत बिछाई जाती है, और ये परत लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की होती है। तो मैंने आपको बताया कि पिट्स की जो लेयरिंग होती है वो 3 परतों से की जाती है। पहली लेयर सूखे प्लांट मटेरियल की, दूसरी परत मॉइस्ट प्लांट मटेरियल की, प्लांट वेस्ट मटेरियल की, और तीसरी परत जो होती है सबसे ऊपर वो एनिमल मैन्योर की होती है। फिर आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने की वो ये है, क्योंकि ये एरोबिक कंपोस्टिंग है तो इसमें वेंटिलेशन ज़रूरी है। उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, या बांस की जो डंडी होती है बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे, या जो हॉलो बांस की डंडियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके इनके अंदर वेंटिलेशन या ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करने के लिए इन बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर जो नेक्स्ट इसमें स्टेप होता है वो ये होता है पिट्स की कवरिंग। अब पिट्स तो बन गया, एरोबिक कंपोस्टिंग इसके अंदर स्टार्ट होना है, तो अब हम इसकी कवरिंग की बात करेंगे, या पिट्स को किस तरीके से ढका जा सकता है। इसके ढकने के लिए इसके ऊपर 2 से 4 इंच ऊंची परत बनाई जाती है, और ये परत या तो काऊ डंक की बनी हो सकती है या फिर घास और पानी के घोल से बनाई जा सकती है। हाँ, तो ये जो ऊपर की परत होती है ये 2 से 4 इंच की होती है, और इसमें काऊ डंक या घास को मिट्टी में मिक्स करके ऊपर से ढक दिया जाता है। और ढकने के इस प्रोसेस में हम बड़ी बड़ी लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केले के पत्ते हैं या कद्दू के पत्ते हैं, उन पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। ये ढकने का प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि इसमें नमी बरकरार रहे और नमी इवेपोरेट ना हो, मॉइस्चर इसका उड़े ना। ढकने का रीज़न एक ये भी है कि इससे टेम्परेचर या दर्जा हरारत भी मेंटेन रहे, बरकरार रहे। और ये सब कंपोस्टिंग प्रोसेस करने के 3 से 4 दिन के बाद इस कंपोस्ट का टेम्परेचर इस कंपोस्ट का टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इससे मैंने आपको बताया था एरोबिक कंपोस्टिंग में टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होने से सारे पैथोजेंस भी नॉर्मली ख़त्म हो जाते हैं। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद नेक्स्ट जो अमल किया जाता है इसमें वो होता है टर्निंग का। टर्निंग एक ऐसा अमल है जिसमें टर्निंग टूल्स के ज़रिए जो नीचे का पोर्शन में ऑर्गेनिक मैटर है उसे ऊपर किया जाता है और ऊपर का नीचे किया जाता है, तो इस तरीके से टर्निंग की जाती है। टर्निंग नॉर्मली 15 से 30 दिन के बाद की जाती है, ये पिट्स का सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद। गर्मी के दिनों में ये कंपोस्ट जल्दी तैयार होता है और टर्निंग की नौबत 1 महीने के बाद आती है, लेकिन सर्दी के ज़माने में या टेम्परेचर कम होता है उस वक्त कंपोस्टिंग या डीकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा हल्के हो जाता है। और ऐसे उस क्लाइमेट में या उस यू कैन से वेदर में ये टर्निंग प्रोसेस नॉर्मली 1 से 2 महीने के बाद की जाती है। और और जब टर्निंग की जाती है उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी या यू कैन से पानी भी छिड़का जाता है ताकि उसका मॉइस्चर बरकरार रहे। और ये प्रोसेस करते करते लगभग 3 से 4 महीने के बाद एक प्रॉपर बेहतरीन कंपोस्ट एरोबिक कंपोस्टिंग के ज़रिए, इंदौर मेथड के ज़रिए एक बेहतरीन मैन्योर या यू कैन से कंपोस्ट तैयार हो जाता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज़्यादा रिच होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है कोयम्बटूर मेथड या कोयम्बटूर तरीक़ा। ये जो है ये एनारोबिक कंपोस्टिंग पर डिपेंडेंट है, और इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक वेस्ट पर काम करते हैं। तो जब ये एनारोबिक कंपोस्टिंग की बात होती है तो इसका मतलब अब हम इसके पिट्स जो हैं वो ज़मीन के नीचे बनाएंगे। तो इसका पिट्स बनाए जाते हैं, मुनासिब साइज़ के पिट्स बनाए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, पहले पिट्स में फसले मवाद की एक परत रखी जाती है, जो ड्राई प्लांट मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल है उसकी एक परत बिछाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर काऊ डंग सस्पेंशन डाला जाता है। ये काऊ डंग सस्पेंशन कैसे बनता है, इसमें 5 से 10 किलो गाय का जो गोबर होता है उसमें 2.5 से 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, और इसको हम बोलते हैं
काउ डंग सस्पेंशन। फिर ये पानी मिलाकर इस घोल में इस घोल को पिट्स के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, जिससे कि ये जो मवाद है ये गीला हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। उसके बाद उसमें आधे से 1 किलो हड्डी का जो बारीक चूरा होता है, जिसे हम बोलते हैं बोन मील। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में बोन मील। तो जो उसके बाद क्या करते हैं, काउ डंग सस्पेंशन डालने के बाद आधे से 1 किलो हड्डी का बारीक चूरा जो होता है वो छिड़का जाता है, जिसे हम बोन मील बोलते हैं। इस तरह से इसकी उस पिट्स में परतें बनाई जाती हैं। तो पहले क्या है, जितना भी ड्राई मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है वो डालेंगे, फिर काउ डंग सस्पेंशन डालेंगे, फिर उसके बाद बोन मील का जो है वो चूरा जो है वो उसके ऊपर छिड़का जाएगा। तो इस तरीके से फिर लेयर्स बनाई जाती हैं जो कि 75 सेंटीमीटर ज़मीन के ऊपर तक उठ जाती हैं। तो जो पिट्स बने होंगे उन पिट्स में हम ये लेयरिंग करते जाएंगे टिल द टाइम ये ज़मीन से 75 सेंटीमीटर्स तक ऊंचा ढेर ना बन जाए। उसके बाद फिर उसे गीली मिट्टी या कीचड़ से ढांका जाता है। जब 75 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड ये लेयरिंग हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी से एक प्लास्टर जैसा बना दिया जाता है, जिससे कि ये ढक जाए पूरी तरीके से। फिर उसे 8 से 10 हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अब जो 8 से 10 हफ्तों के लिए छोड़ा जाता है, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन 8 से 10 हफ्तों के तक चलता रहेगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब इस प्लास्टर को, ऊपर वाले प्लास्टर को हटा दिया जाएगा। फिर प्लास्टर हटा के पानी से उसके अंदर के मवाद को गीला किया जाएगा। अब जब ये प्लास्टर हटा दिया तो अब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे। वाटर डालने से क्या होगा, इसमें नमी आ जाएगी। उसके बाद इसमें टर्निंग करी जाएगी। कंपोस्टिंग में टर्निंग एक बहुत अहम रोल अदा करती है। टर्निंग करेंगे, सारा जितना भी कंपोस्ट है वो मिक्सअप हो जाएगा, मॉइस्चर मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी जो है रेक्टेंगुलर हीप्स बना लेंगे, आयताकार जो है ढेर बना के उसे साए के नीचे रख देंगे सूखने के लिए, और फिर उसको इस्तेमाल करने तक उसे ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। एंड आफ्टर दैट वो रेक्टेंगुलर हीप्स एज इट इज़ मेन्योर या कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जो कोयम्बटूर मेथड है ये एक्चुअली एनारोबिक मेथड है। इसमें प्रॉपर एनारोबिक डिकम्पोजिशन या एनारोबिक डाइजेशन होगा। उसके बाद जब ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो उसे बाद में फिर उसे साए के नीचे सूखने दिया जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत एरोबिक डिकम्पोजिशन भी होगा।